जी नमस्कार, 5 बज चुके हैं। आज का मुद्दा है पुलिसकर्मी, खासकर सिपाहियों को वेतन के रूप में जो उनका ग्रेड है, उस ग्रेड को लेकर के, उस ग्रेड में वृद्धि को लेकर के आज सोशल मीडिया पर एक महाअभियान देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही लगातार अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को सरकार के सामने रखते रहे हैं, लेकिन न उनकी कभी सुनी गई और न उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की गई। आज की तारीख में 2000 रुपये ग्रेड पे पर सिपाही काम कर रहे हैं, जिनके काम के घंटे तय नहीं हैं। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करना है। तनख्वाह के नाम पर उनके हाथ में बाकी समकक्ष अन्य विभागों में कार्य कर रहे लोगों से कम रकम आती है उनके हाथ में। किसी दूसरे विभाग के किसी कर्मचारी को ये पुलिसकर्मी कमतर नहीं आंक रहे, न ये बता रहे कि उनका योगदान कम है, लेकिन इनकी मांग है कि इनके काम को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए इनको भी इनका हक मिले। इतना ही नहीं, बॉर्डर स्कीम से लेकर के और 2006 के पुलिस मॉडल पुलिस एक्ट तक सबको लागू करवाना, बॉर्डर स्कीम को हटवाना, ये सब मांगे लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही करते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। चुनाव का वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश में, चुनाव नजदीक हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों के कान तक अपनी जायज मांगों को पहुंचाने के लिए इन सिपाहियों ने, उत्तर प्रदेश पुलिस के इन सिपाहियों ने कमर कसी हुई है और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आज के अपने अतिथि जो हैं हमारे, उनका आपसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह यादव हैं, पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं। मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक कुमार पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ नौजवान सिपाही हमारे साथ अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए जुड़ रहे हैं। मैं ये सारा मामला समझने के लिए सबसे पहले पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव के पास चलता हूं। बृजेंद्र सिंह यादव, ऑडियो अपनी खोल दीजिए, आप म्यूट है, ऑडियो खोलिए। बृजेंद्र सिंह यादव, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, बृजेंद्र सिंह यादव, ये क्या मामला है पुलिस की वेतन विसंगति का? क्या पेच है, क्या मामला है, और वेतन विसंगति ये कब से शुरू हुई और आज की तारीख में क्या हकीकत है इस वेतन विसंगति का? ये सारा मामला आप इसके भागीदार रहे हैं, आपने झेला हुआ है, आप पुलिस महकमे में इतना वक्त गुजारे हैं। आप बताइए क्या है ये पूरा मामला। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप बोलिए। श्रीमान जी, पहले मास्टरों के बराबर वेतन था, 1 रुपए का अंतर था, लेकिन अब जो है इन्होंने सिपाही का जो ग्रेड पे है फॉलोवर के बराबर कर दिया, 2000 रुपए कर दिया है। साथ ही साथ तो जो है ग्रेड पे जो है 2800 का इसके बाद देना शुरू किया, जो कि ग्रेड पे सिपाही का है ही वो। इनको सीधा 4200 मिलना चाहिए, सीधा 2400 हेड कांस्टेबल का मिलना चाहिए और सब इंस्पेक्टर 4200 मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार ने ये जो है इनको जो है बिल्कुल एकदम फॉलोवर के ग्रेड पे लाके खड़ा कर दिया, जो बहुत ही कष्टदायक है। और साथ ही साथ अब तो इन्होंने 4600 और 4800 को बंद भी कर दिया है। तो ये वेतन विसंगति की वजह से कर्मचारियों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है।
और इन कम से कम शिक्षकों के वेतन से 20,000 रुपए कम इनको मिल रहा है, जिससे कर्मचारियों में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है। और मैं ये आप चैनल के माध्यम से आपके चैनल का और आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ रक्षक कल्याण ट्रस्ट की। तो आपने शिक्षकों की या पुलिस कर्मियों की समस्याओं को रखा है, और ये बहुत अहम स्कीम की बात ले लो तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हर प्रदेश में गृह जनपद में पोस्टिंग की जा रही है, और उत्तर प्रदेश में दूर दराज पोस्टिंग कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी जो है अपने परिवार का दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मांग तो बहुत पहले से ही मैं करता चला आ रहा हूं, और एक बार इनको तो हमने नजदीक जनपद में कराया था, लेकिन अब मेरी मांग ये है कि इनको गृह जनपद में, अन्य प्रदेशों की बात, गृह जनपद पोस्ट कर दिया जाए। हाँ ब्रजेंद्र आप रुकिए, ब्रजेंद्र आप रुकिए, हमारे साथ एक उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही जुड़े हुए हैं जी। आवाज आ रही है आप तक? जी आशीष जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार जी। आप लोगों की क्या पीड़ा, क्या मांग, क्या दुख है, किन परिस्थितियों से आप लोग रूबरू हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप रखिए पूरे उत्तर प्रदेश के सामने। जी 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 आशीष जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने हैशटैग पीड़ित खाकी की मांग उठाई एक राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से। और नंबर जो समस्याएं तो आशीष जी अनेक है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उन्हीं को ही आपको गिनवाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें सबसे बड़ी तो नंबर एक जो हमारी समस्या है वो वेतन विसंगति की आशीष जी। वेतन विसंगति में जैसे चंडीगढ़ पुलिस को मिल रहा है 3200 ग्रेड पे मिल रहा है कांस्टेबल को आज के समय में, और राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल को जो है 2400 ग्रेड पे मिल रहा है आज के समय में। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल को 2000 रुपया ग्रेड पे मिल रहा है वर्तमान समय में। नंबर दो जो मूलभूत समस्या है वो अनैतिक बॉर्डर स्कीम है, जो अन्य किसी राज्य में नहीं है, केवल और केवल उत्तर प्रदेश में लागू है। नंबर तीन अनियमित ड्यूटी आवर्स है आशीष जी। यहाँ ड्यूटी समय का कोई निर्धारण नहीं है, आपको सुबह से लेके शाम तक आप लगातार ड्यूटी करते रहोगे, यहाँ कोई ड्यूटी टाइम नहीं है। 2000 रुपए ग्रेड पे के हिसाब से अन्य सेवाओं के जो कर्मचारी है वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो इसलिए मेरी तो गवर्नमेंट से यही मांग है कि एक पुलिस के सिपाही से भी आप 8 घंटे ड्यूटी लीजिए, जब आप उसको 8 आवर के हिसाब से वेतन पे कर रहे हैं। अदरवाइज आप उसको जो है ओवर टाइम दीजिए, जैसे रेलवे में दिया जाता है। यदि आप ओवर टाइम नहीं दे सकते तो आप उसे 8 घंटे ड्यूटी लीजिए। और सबसे मेरे नंबर 4 है जो ये टीडीए आता है, ये बिल्कुल नहीं आता, ये लंबित है 5-5, 6-6 सालों से लगातार। सपोज करो मैं एक मुलजिम को लेके जा रहा हूं, मैं अपनी सैलरी से पैसा पेड करके लेके जाऊंगा उसको आशीष जी, उसके बाद मेरा पैसा मिलेगा आगे आने वाले 5 साल में मिले, 6 साल में मिले, इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो भी कमीशन देने को मिलता होगा, वो भी कमीशन। हाँ जी आशीष जी उसके लिए भी कमीशन पेड करना पड़ता है, तब जाके आपको मिलेगा। उसके लिए ग्रांट आएगी कभी, तब जाके आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी एक समस्या ये है जो यहाँ पे गार्ड ड्यूटी लगती है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें आप गार्ड को छोड़ के जा नहीं सकते, 24 आवर आपको मौजूद रहना पड़ेगा। उस दौरान कोई वरिष्ठ अधिकारी आता है, वो आपकी रिपोर्ट लिख देगा। ये बताएं 24 घंटे आदमी कैसे रह सकता है एक जगह, एक कमरे में बंद, मतलब एज ए मुलजिम। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिपाही से अच्छा वर्तमान समय में होमगार्ड है, जो लगभग 22-23 हजार रुपए सैलरी ले रहा है, 8 घंटे ड्यूटी करता है अपने गृह जनपद के अंदर, अपने थाने में, वो भी अपने थाने में। और एक सिपाही में और एक होमगार्ड में पावर का मैं ये समझता हूं कोई अंतर नहीं है। एक कांस्टेबल की इतनी पावर है आशीष जी जितनी एक होमगार्ड की है, कोई अंतर नहीं है। सिपाही को कौन सी पावर दे रखी है सरकार ने, जो सिपाही को जो है 700-800 किलोमीटर दूर डाल रखा है।
एक साइकिल वाले को या रिक्शा वाले को पूछ नहीं सकता सिपाही कुछ भी। तो बताओ क्या पावर है? वो एक गमले के बराबर पावर है, आपको टिकट पे बैठा देंगे, बस यहाँ देखते रहो, वो ऑब्जर्व करना है आपको। ये पावर है एक सिपाही की। और उसमें सरकार जो है डाल देती है 700-800 किलोमीटर दूर है। इसमें मंशा क्या होती है सरकार की? अब सपोज करो मैं हूं, मैं अपने घर से 800 किलोमीटर दूर हूं आशीष जी, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। ड्यूटी करने के बाद फिर क्या है, अधिकारियों की मानसिकता ये है, अगर ये नजदीक रहेगा तो अपने घर पहुंचेगा ये, इसलिए इन्होंने दूर रखा हुआ है घर ना पहुंचने की वजह से। ये फिर क्या करेगा, ये दाएं बाएं घूमेगा, हमारे लिए उगाही करेगा। हाँ। इससे समाज में भ्रष्टाचार फैलता है, बाकी कुछ नहीं है। ये बॉर्डर स्कीम से कोई लाभ नहीं है, ये रखे हुए खाली उगाही के लिए कि नए नए तंत्र खोजे आय के, कि एसएचओ को कैसे जाए, एसएचओ से फिर एसपी को कैसे पैसा जाए। ये उगाही के लिए इन लोगों ने बॉर्डर स्कीम को लगा के रखी हुई है आशीष जी, बाकी इसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए मैं अभी और इस विषय पे आपसे और भी बात करता हूँ। मैं चल रहा हूँ विवेक पांडे के पास। विवेक पांडे, ऑडियो खोलिए जरा। आप लगातार, विवेक जी, आप लगातार पुलिस कर्मियों के, पुलिस के जवानों के हक की बात करते भी आए हैं। मैंने अपने मंच से भी ये कई बार देखा है। ये बात मैं पहले भी कहा हूं, एक तो टीएडीए, ये आखिरी बात से मैं शुरू कर रहा हूं, टीएडीए 3-3, 4-4 साल बाद मिले। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों की संख्या 2.25 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही हैं। ये सबकी है हकीकत, और सबकी पीड़ा है, सबकी व्यथा है, सबका दर्द है, सबका दुख है। ये एक सिपाही की बात नहीं कर रहा। टीएडीए 3 साल में मिल रहा है, 4 साल में मिल रहा है, लटके हुए हैं, उसमें भी बाबू को कमीशन देना है, बाबू ही मालिक हो गया है सबका। बॉर्डर स्कीम, इनके उत्पीड़न का उत्तर प्रदेश पुलिस के 2.25 लाख जवानों के, सिपाहियों के उत्पीड़न का अगर सबसे बड़ा हथियार है तो बॉर्डर स्कीम है। इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसमें सरकार को बुरा लगे फिर भी मैं कहता हूं ये बात, इसलिए क्योंकि तर्क के किसी कसौटी पर बॉर्डर स्कीम नहीं। आपका कप्तान अपने जिले में डीआईजी और जो है एडीजी होकर के जा सकता है, लेकिन सिपाही नहीं जा सकता। आखिर विवेक आप उसके अलावा राजस्थान की बात अभी बताई हमारे साथी ने कि राजस्थान में ये उत्तर प्रदेश के सिपाही का क्या खर्चा कम है? उत्तर प्रदेश में सब कुछ मुफ्त में, हवा पानी, राशन पानी सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सिपाही ग्रेड पे इतना कम क्यों, वेतन इतना कम क्यों? मैं पूरे मंच को सहृदय धन्यवाद देते हुए आज इस ज्वलंत विषय पे मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मुझे लगता है 1.5 लाख से अधिक ट्विटर ट्रेंड करने के बाद भी जिस प्रकार से ट्विटर पे संख्यात्मक रूप से पहले तो स्थिति दिखाई दे रही थी, वो बड़ी दुविधापूर्ण लगी मुझे कि ये पूरी तरह से टॉप 10 के उसमें ट्रेंड नहीं कर पाए और इनसे कम आंकड़ों वाले ट्रेंड कर रहे थे टॉप 10 के आंकड़ों में। ठीक है, बहरहाल अब सबसे बड़ी बात समझने की बात यह है सर कि तीसरा वेतन आयोग जब था तो उस समय राज्य कर्मचारी, खासकर अध्यापक और पुलिस कर्मियों का वेतन 364 रुपए हुआ करता था मूल, और अध्यापकों ने उस समय जहां तक अगर मेरी जानकारी गलत हो तो दुरुस्त करिएगा, विजेंद्र जी बैठे और अतिक भाई बैठे हुए हैं, कि उस समय राजनाथ सिंह जी शायद मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अध्यापकों ने 1 दिन की हड़ताल की और उन्होंने 1 रुपए बढ़ा के इसे 365 रुपए कर दिया था। उसके बाद चौथे वेतन आयोग में राज्य कर्मचारियों को दिया गया वेतनमान 1200 रुपए बेसिक, सिपाहियों का 950 रुपए और शिक्षकों का 1150 रुपए मूल वेतन। इसी क्रम में 5वें वेतन आयोग में 4000 रुपए बढ़ा राज्य कर्मचारियों का, शिक्षकों का 4500 और सिपाहियों का 3050। अब देखिए अंतर यहां चौथे वेतनमान से ही शुरू हो गया, 1200, 950 रुपए सिपाही का और 1150 रुपए मूल वेतन शिक्षकों का। उसके बाद 5वें वेतनमान के बाद जब रामलाल चौरसिया एक सिपाही थे, उन्होंने एक 86 के उन्होंने एक रिट फाइल की थी हाईकोर्ट में, जिसमें कि हाईकोर्ट ने 86 को आधार मानकर पुनः वेतन पुनर्निरीक्षण करने का आदेश दिया था और वो वेतन पुनर्निरीक्षण आज तक इसी प्रकार मुझे लगता है वो निरीक्षण की ही दायरे में चल रहा है। इसी क्रम में और भी कई रिट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़ी हुई है, लंबित है, और अब तो कोविड काल है तो हालांकि इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, इस कोविड काल को इसका वो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ये लंबित होने का एक हवाला दिया जाएगा, क्योंकि अब अगर हम सरकारों के पास जाएंगे कि सुधार करिए तो वो कहेंगे कि इसमें तो रिट लंबित है, उनके पास बहानों की कमी नहीं होगी।
इसी क्रम में एक चीज और समझने वाली बात है, 256 दिन राज्य कर्मचारी काम करके 365 दिन का वेतन लेता है, 109 दिन परिवार के साथ उसको अवकाश मिलता है बाकायदा। और पुलिस कर्मचारी की अवकाश अवधि क्या है? 365 दिन प्लस 100 दिन, 109 दिन तरीके से इनको भी मिलना चाहिए। छुट्टी तो मिलती ही नहीं है। इन्होंने कुछ दिनों पहले बाराबंकी से पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे साप्ताहिक अवकाश का एक जुमला स्वरूप एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। उसके बाद उसको अयोध्या में भी लागू किया गया। 1.5, 2, 3, 4 हफ्ते आते आते वो पूरा पायलट प्रोजेक्ट इनका कहीं ना कहीं वो क्रैश कर गया पूरी तरह से। और ये सारी बातें तब होती हैं, सबसे बड़ा निंदनीय विषय यह है कि आप देखिए आज पेट्रोल का रेट क्या है, 100 रुपए के आसपास हम पहुंच गए सर, और 200 रुपए साइकिल भत्ता। आप सोच लीजिए पेट्रोलिंग ये कैसे करेंगे? अधिकारियों को तो घूमने के लिए, मैडमों को पार्लर जाने के लिए तो सरकारी गाड़ियां सुविधाएं मिल जाती है। अगर उनके डीजल और गाड़ियों के आंकड़े मांग लिए जाए तो मुझे लगता है कि 1/3 राज्य का खर्चा तो केवल अधिकारियों की गाड़ियों में जा रहा है, जो राजस्व का है, जो तेल खर्च कर रहे हैं ये लोग अपने जिलों में और अपने रिश्तेदारियों में, जो घूम घूम करके अपनी वो दिखाते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं ये। तो ये बहुत विडंबनीय है। और मैं कई बार आपके मंच से, इस पटल से, सार्वजनिक रूप से उत्तर प्रदेश की बदहाली, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर स्कीम के दुष्परिणाम बाकायदा मैं उठाता आया हूं। और मैं चाहता हूं कि ये दुविधापूर्ण स्थिति जो इन आरक्षियों के सामने है, इससे तत्काल इनको निजात दिलाई जाए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी सॉरी, पूरे मंच के साथ अपने साझा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके पटल से एक सवाल उठाना चाहता हूं कि जिस प्रदेश का सुरक्षा कर्मी ही मानसिक अवसाद में है, जिसका उत्पीड़न का शिकार है, शोषण का शिकार है, आप उस प्रदेश में आकर हजारों करोड़ की सुविधाओं की घोषणा करते हैं। ये कौन सा सामाजिक न्याय है और ये कौन से सामाजिक न्याय की पराकाष्ठा लिखी जा रही है, जिसमें कि एक पीड़ित परिवार की समस्याओं को, कष्टों को आप नहीं देखते हैं, लेकिन आपको मंच से हजारों करोड़ की घोषणा घोषित करने में कोई आपको असंवेदनशीलता नहीं महसूस होती है। विवेक मैं आपके पास आ रहा हूं। यही बात जो आपने कहा ना, सवाल पूछना चाहते हैं, यही सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। और हमारे ये पुलिस के साथी रवि, राकेश, कई ऐसे साथी हैं जो लगातार ये बात अभी भी इस समय भी मैसेज में कर रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता को बुलाइए, बीजेपी प्रवक्ता को बैठाइए। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी का प्रतिनिधि कभी इस प्रदेश के बेरोजगार या उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही, पीड़ित सिपाही, मैं पीड़ित खाकी मैं देखता हूं ग्रुप, तो वही मैं कर रहा हूं, पीड़ित खाकी, इस पीड़ित खाकी के दुखों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें बात करना होगा तो पाकिस्तान पे करेंगे, बांग्लादेश पे करेंगे, इस पे करेंगे। इस विषय पे अपने प्रदेश में हमारे बीच के हमारे भाई, हमारे साथी, वो और संख्या भी 2, 4, 10 नहीं, 2, 4 दर्जन नहीं, ये 2.25 लाख की संख्या है। इनका भी परिवार है, इनका भी परिवार वोट देता है, इनके भी परिवार के वोट से सरकार बनती है। लेकिन इनकी बात करने के लिए इस मंच पे आने को कोई तैयार नहीं है। मैं अभी भी लगातार कंट्रोल रूम से संदेश कर दे रहा हूं कि किसी को फिर से ट्राई करते रहो कि कोई फोन पे आए, 2 मिनट के लिए आए, जवाब ना दे, सवाल तो सुन के जाए। मैं अभी हमारे साथ एक और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। मैं तकी साहब आपके पास उनकी बात लेके आऊंगा, मैं बस आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान, आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, अपनी आप बात रखिए, क्या क्या आपकी मांग, हालांकि उस मांग पे हम लगातार वही बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें क्या क्या कठिनाइयां आपके जीवन में हैं, ये मैं बताने को मैं भी बता सकता हूं। मैं लगातार दिन में 10 बार बात करता हूं प्रदेश के सिपाहियों से, लेकिन आप अपनी जुबान में बताओ कि परिवार कैसे चलता है, कितनी मुश्किल है घर से इतने दूर रह के इतने कम वेतन में, आप बताओ। सर सबसे पहला तो मकान किराया भत्ते के विसंगति है, उसके संबंध में आपको कुछ बताना चाहूंगा सर। जी सर, हर जनपद में 2 तरह के मकान किराया भत्ता मिलता है, शहर का और देहात का। शहर का सर जो 2000 ग्रेड पे है, जो फर्स्ट सिटी है, जैसा मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, उसमें सर 2400 मिलता है 2000 ग्रेड को। और वो उसी जनपद में अगर देहात का है तो सर 800 रुपए मिलता है सर। जिसका मकान शहर में है, बच्चे उसके बच्चे शहर में रह रहे हैं और उसकी पोस्टिंग देहात में हो जाए तो सर तो 2400 सीधा 800 रुपए किराया, मकान किराया मिल रहा है। सर ये बताइए सर, उस 800 रुपए में कौन कमरा हमें किराए पे देगा? जी 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 हाँ बोलिए।
तो सर उसमें बताइए सर, मकान किराए भत्ते में 800 रुपए में सर वर्तमान में मेरठ या गाजियाबाद या लखनऊ में 800 रुपए में हमें सिपाही को कौन 800 रुपए में अपना कमरा किराए पर दे देगा सर? 800 मकान तो रुपए मिल रहा में नहीं है सरकारी 800 रुपए में तो गाजीपुर मऊ से लेकर के और हापुड़ बुलंदशहर कहीं नहीं मिलना है। 800 रुपए में तो कमरा कस्बे में और गांव में नहीं मिल रहा है। गांव में भी अगर कोई शिक्षक या किसी सरकारी दफ्तर में किसी केंद्र पर नियुक्ति है और गांव में किराए पे लेता है तो गांव में भी 800 रुपए में अब लोग किराए पे नहीं दे रहे हैं। तो सर सबसे बड़ा तो सिपाही को यही सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, छुट्टी सर छुट्टी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है सर। सर तीसरी समस्या है सर सफर की सर, ट्रेन में रोडवेज में सर हर स्टेट में पंजाब पुलिस में सर रोडवेज का ट्रेन का सब पंजाब पुलिस को फ्री है और उसे मोबाइल भी फ्री है। हरियाणा पुलिस में भी रोडवेज और ट्रेन का सब फ्री है सर। यूपी में सब चीज पैसे में है सर, इसमें भी वेतन घट रहा है। आप डीए खत्म करिए लेकिन रोडवेज और बस तो खत्म करिए ना। डीए टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा खत्म कर दीजिए, लेकिन हमें रोडवेज और ट्रेन में बस का तो अलाउ कीजिए सर। और सर ये वाहन भत्ते में सर 200 रुपए में साइकिल सर कहाँ तक चलाएगा? वर्तमान में 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है सर। ठीक है, मैं आपकी बात को भी जोड़ते हुए आपने कुछ नई बातें देखिए बताई। तकी साहब ऑडियो खोलिएगा अपनी। तकी साहब ऑडियो खोलिए। जी तकी साहब। मोहम्मद तकी ऑडियो अनम्यूट करिए। जी हाँ तकी साहब, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की जुबानी आपने उनकी पीड़ा सुनी है। 2-3 बातें आपसे। एक तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, क्या इससे कमतर हमारे पुलिस के जवान हैं? इसी पुलिस के जवान को जब राजनीतिक मंच से वोट के लिए बताना होता है तो इसी को स्कॉटलैंड यार्ड बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड हो गई है। और जब सुविधाएं देनी होती हैं तो सुविधाओं के नाम पर ये सूडान और सीरिया की पुलिस से भी बदतर स्थिति में पहुंचा देते हैं आप। और दूसरी बात एक और आपसे ये है कि आप लोग, मैं जब से आम आदमी पार्टी की राजनीति को उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, कम से कम बेरोजगारों की, पीड़ितों की आवाज तो आप उठा रहे हैं, लेकिन ये 2.25 लाख की संख्या है इन जवानों की। अब तक इनके हक की बात आपकी तरफ से भी नहीं उठाई गई है। तकी साहब देखिए, जो भी समस्याएं हैं पुलिस कर्मियों की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और बिना पुलिस कर्मी के सहयोग से जो है किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में अनुशासन प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि आगे चल के सिपाही खड़ा होता है और सिपाहियों की ये जो दुर्गति हो रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सिपाही भाइयों को जो भी बेहतर से बेहतर सुविधा होनी चाहिए वो देनी चाहिए। और उनकी सैलरी, आजकल महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखा पिछले 3-4 महीने में जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और जो कड़वा तेल वो महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है। ऐसे में एक 23-24 हजार रुपए कम पाने वाला आदमी, जिसका सैलरी कम हो, जिसको भत्ते कम मिल रहे हो, इस सब चीजों कैसे बेयर कर पाएगा? और अभी आपने बताया कि मकान किराए में 800 रुपए मिल रहा है। शहर में जो है अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं, कहीं पे गाड़ी पार्क करने के लिए खड़ी करते हैं, तब पर भी आपको 1500 से 1600 रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ कार पार्क करने के लिए। और यहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है 800 रुपए में एक आदमी मकान में रहे, जो बहुत गलत है। और इधर लगातार जो है जो हमारे एमएलए हैं, एमपीज हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब के भत्ते, उन सबके जो सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो बेसिक व्यक्ति जो फील्ड में काम कर रहा है उसका दोहन हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इनके भी, ये भी इंसान है, इनका भी परिवार है और इनको जो है पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए और इनको हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सिपाही बेचारा जो है वो हर तरह से जो है वो ड्यूटी भी देता है, लगातार लगा भी रहता है। तकी साहब, ये सिर्फ आम इंसान नहीं है, ये हमारे आपके परिवार के हैं, हमारे आपके समाज का हिस्सा हैं। कोई हमारे पड़ोस का बच्चा है, कोई हमारे पड़ोस का साथी है, कोई हमारे परिवार का है, कोई हमारे रिश्तेदार। जी यही सिपाही जो है वो सीधे पे गोली भी खाता है। हाँ। यही सिपाही जो है वो जो अपराधी उससे लड़ता।
मैं इसी तकी साहब आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसी बात पे कई बार बहस में बोल चुका हूं कि जंग में कत्ल तो सिपाही होता है और सुरखरू जिले इलाही होते हैं। जंग में कत्ल सिपाही होते हैं और सुरखरू जिले इलाही होते हैं। मंच पे खड़े होकर के स्कॉटलैंड यार्ड बताते हैं अपराधियों का खात्मा हो गया, अपराधी पताल में चले गए, तो अपराधी को पताल में ले जाने के लिए या अपराध का खात्मा करने के लिए मुझे कोई बताए कि कहीं जो है कोई नेता निकला हो सड़क पे, कोई विधायक सांसद निकला हो, यही सिपाही निकले हैं। अभी पुलिस भर्ती में मांग को लेके कुछ बच्चों ने प्रदर्शन किया था कुछ दिन पहले, आपने देखा था। तो वहां पे आम आदमी पार्टी के लोग गए थे, हम लोगों ने कोशिश करी कि वहां बेचारे बच्चे जो है वो दोपहर में बैठे थे, ना पानी का सही इंतजाम था, ना खाने का सही इंतजाम था। तो हमारी आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, लेकिन हमको वहां अंदर जाने नहीं दिया गया। और जो लोग चले गए उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, हम लोगों को थाने पे ले जाया गया कि आप वहां पहुंचे कैसे। अरे भाई, हम लोग भी इंसान हैं, समाज का हिस्सा है। अगर समाज में कुछ हो रहा है तो हमें अधिकार नहीं किसी को खाना खिला सके, किसी को पानी पिला सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोरोना के दौरान कि कोई व्यक्ति अगर किसी की सेवा करना चाहता है, किसी को कुछ खिलाना पिलाना चाहता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप सेवा करने दे सकते हैं। लेकिन जब हम लोग वहां जाते हैं तो हम लोग एक साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आलमबाग थाने में बैठाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह का हाल किया जा रहा है आजकल। और जो भी सामाजिक लोग हैं, दल हैं, या जो भी पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी के अलावा उनका सबका दमन किया जा रहा है। आप ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना सड़क पर बैठ सकते हैं। पहले बीजेपी 1 रुपया रेट बढ़ता था तो सिलेंडर लेके सड़क पे खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी, ढोल बाजा तमाशा लेके सड़क पे जाम लगाती थी। आज आप जो है कहीं पे खड़े नहीं हो सकते। अगर आप अभी जाइए किसी चौराहे पे खड़े जाइए और पुलिस आपको दाएं बाएं करने की कोशिश करेगी, गिरफ्तार कर लेगी, ऐसी जगह पे डाल देगी जहां कोई आपको देख ही नहीं रहा है। तो यही बीजेपी जब वेस्ट बंगाल में जो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है और कह रही है वहां पे बहुत हिंसा बढ़ गई है, यही बीजेपी जहां पावर में है वहां हर तरह से हर विपक्षी पार्टी का दमन कर रही है, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा रही है और उनका मजाक उड़ा रही है कि भाई आप कोई व्यक्ति जीता नहीं है चुनाव में, आप कैसे बोल सकते हैं। अरे कोई आदमी जीता नहीं है, चुनाव में नहीं लड़ा या चुनाव में हार गया, तो क्या वो भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है? वो क्या वो बोल नहीं सकता? क्या वो आवाज नहीं उठा सकता? तो ये लोग लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करके पूरी तरह से ऑटोक्रेसी में आ चुके हैं, ये डेमोक्रेसी को समझते ही नहीं है। तकी साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। वो भी करने के लिए ना जो आप बता रहे हैं, अगर राजनीतिक दल कोई वो करना भी चाहता है तो उसके लिए भी इन्हीं नौजवानों का, इन्हीं पुलिस के जवानों का सहारा लेना पड़ता है, जो आज अपने हक की बात कर रहे हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के एक और हमारे साथी एक जवान फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है आपको? फोन पर जुड़े हुए हमारे साथ एक उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी आप अपनी बात रखिए। सर, और मैं सभी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारी मांगों को उठाते रहे और हमेशा उठाते हैं। ये पुलिस परिवार हमेशा आप सभी का आभारी रहेगा। और सर ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जैसी वेतन विसंगति सरकार ने कर रखी है, पिछली सरकारों ने भी करी। जब तक सिपाही कुंठा में जी रहा है, जब मुझे 8 घंटे का वेतन मिल रहा है, मैं 12 घंटे 24 घंटे क्यों जॉब करूं? मैं क्यों नौकरी करूं 12 घंटे 24 घंटे? आज 8 घंटे की नौकरी के बाद सिपाही जब अपने घर आता है, फिर आप उसके 12 घंटे बाद फिर बोलते कि नहीं वहां दंगा हो गया, फिर चलिए, तो किस मंशा से जाएगा वो? क्या वो पकड़ने जाएगा? क्या किसी को वो दंगा रोकने जाएगा? वो बस लिए लाठी चला जा रहा है, लेकिन क्या उसकी कैसे रोके? वो क्या करे? अब अधिकार रोक रहा है तो अधिकारियों का प्रेशर, जैसे विवेक जी ने कई बार वीडियो दिखाया हमें कि को अगर कुछ रोकता है तो कई सस्पेंड हो जाते हैं। अभी गौर साहब का वीडियो आया है, उन्होंने बीजेपी वालों पे जो अराजक तत्व थे उन्होंने लाठीचार्ज करवाया तो उनको सस्पेंड करवा दिया गया। अब सर उसकी समस्या ये, रोक रहा है तो सस्पेंड हो रहा है और नहीं रोक रहा है तो भी सस्पेंड हो रहा है। राजनीतिक प्रेशर इतना हावी हो चुका है पुलिस पे कि कुछ हो ही नहीं रहा, उससे कुछ करना भी नहीं चाह रहे लोग। क्या करें? कर रहे हैं तो सस्पेंड हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो सस्पेंड हो रहे हैं। वेतन के नाम पे आप कुछ देते नहीं है, भत्तों के नाम पे आप कुछ देते नहीं है। भत्तों के नाम पे देते कितना है? 200 रुपया, 1200 रुपया पौष्टिक आहार भत्ता देते हैं। आप ये बताइए 40 रुपए 30 रुपए में कौन सा पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है? बॉर्डर स्कीम सर, हम लोग 700-800 किलोमीटर दूर पड़े हैं, किसी के बारे में पता नहीं। वो जब हम लोग वहां जाते हैं किसी काम के लिए, उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती कि हम वो सामने वाला बोल क्या रहा है। तो आप बताओ उससे हम बात क्या करेंगे? क्या बात करें उससे? वो हमें ना समझ पा रहा है ना हम उससे समझ पा रहे हैं। राजनीतिक प्रेशर इतना हावी कर रखा है इन लोगों ने। और फिर बॉर्डर स्कीम पे नाम के तो सिर्फ और सिर्फ उगाही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बॉर्डर स्कीम का दूसरा रूप है सिर्फ उगाही।
सुनिए यही सारी बातें सर माननीय बहुत ही मुख्यमंत्री जी, सुनिए, ये आपके प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पुलिस के नौजवानों की पीड़ा है। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में उगाही का जरिया बना बॉर्डर स्कीम, आखिर उसको हटाने में कष्ट क्या है? सामान्य मानवीय तर्क पे कोई भी समझा दे। बलिया के जवान को बुलंदशहर में आप पोस्ट कर दे रहे हो, गाजियाबाद के नौजवान को गाजीपुर में नौकरी करवा रहे हो। जमीन और आसमान का बोली भाषा का फर्क है। पौष्टिक खाने के लिए कितना पैसा दे रहे हो, जरा आप उस पैसे में पौष्टिक खिला करके किसी को बना दो स्वस्थ नौजवान। ये चीजें आप लोगों को मैं इसीलिए ये चर्चा लेके आता हूं कि कम से कम प्रदेश देखे। इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही, इसका चेहरा सबसे जल्दी खराब किया जाता है। चौराहे पे उत्तर प्रदेश का सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही अगर किसी से बदसलूकी किया तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही गुनहगार है। ड्यूटी अपनी कर रहा है, राजनीतिक आका को पसंद नहीं आया तो नौकरी गई, विपक्ष को पसंद नहीं आया तो मुद्दा बना दिया। समाज बार बार इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों के व्यवहार पर सवाल खड़ा करता है और उस व्यवहार के पीछे मैं मूल में जाना चाहता हूं तकी साहब और विवेक जी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही के व्यवहार पर जब भी कोई सवाल खड़ा करता है, मैं बार बार कहता हूं, भले सड़क चलते हुए मुझे भी कई बार सामना करना होता है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहता हूं कि आप उस स्थिति, उस मानसिक स्थिति में उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही को पहुंचा रहे हो कि उस वास्तव में उसका मूल स्वभाव बदल जा रहा है। 15 घंटे काम करवाओगे, पैसा आप पर्याप्त दोगे नहीं, वेतन दोगे नहीं, तो उस पुलिस वाले के स्वभाव में परिवर्तन आएगा ही। और वो स्वभाव में परिवर्तन समाज में नहीं, उसके अपने परिवार में भी आ जाता है। आप उस सिपाही के जगह पे खड़े होकर के देखिए। जी कोई बोलना चाहता है, कोई साथी? जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के ऊपर बहुत साल जो है वो अंग्रेजों ने शासन किया, तो वो एक बिहेवियर, एक चरित्र जो है वो हमको ट्रांसफर कर गए। वो ये कि लोगों पे जुल्म करना, उनको डराना धमकाना, उनको दबा के रखना, जबकि हम ये भूले जा रहे हैं कि जो लोग जो हैं ये हमारे देश के ही लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा, वायरल हुई थी, जिसमें पुलिस अफसर जो है वो कह रहा था, एक व्यक्ति जो है प्रदर्शन कर रहा था, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनसे कह रहा था कि तुम्हारी नेतागिरी उतार देंगे, तुमको अभी इतना दबा के रखेंगे। तो ये अपने लोगों की नेतागिरी करके अपने लोगों को लोग करना चाहते हैं। भाई हमारे देश के ही लोग हैं, जवान हैं, हम देखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? तो ये पूरी मानसिकता जो है, पूरा विचार जो है बदलने की जरूरत है कि जब आप किसी व्यक्ति को देखें जो अपने देश का व्यक्ति हो, तो उसके लिए आपके दिल में प्रेम आना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं इसकी मदद करूं, कैसे इसकी समस्याओं का समाधान निकालूं, कैसे इसकी बेस्ट से बेस्ट, सबसे अच्छी मैं इसकी खिदमत करूं, ताकि ये अपनी अच्छी सेवाएं देश को दे सके और देश आगे बढ़ सके, देशवासियों का भला हो सके। यहाँ वो वाली स्थिति जो है अभी आने में मुझे लगता है, पता नहीं क्यों 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी भी हम उस गुलामी वाली सोच से जो है वो उस मानसिकता से आजाद क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम वो गुलाम मानसिकता के साथ काम क्यों कर रहे हैं? तो लोगों को डरा के, धमका के, उनको दबा के, उनको शोषित करके, उनको कम सैलरी दे के, उनको परेशान करके हम रखना चाहते हैं, जबकि यही सरकार इसने 60 हजार करोड़ का लोन जो है कॉर्पोरेट्स का माफ कर दिया है, 26 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया है। सीतारमण जी आती हैं, वो 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि हमने जो है वो कई 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है, और 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ जाता है? किसी को समझ में नहीं आता कहाँ गया 20 लाख करोड़ का पैकेज। और उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप जितने भी लोग जो कोरोना में इनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख रुपए का कंपनसेशन दीजिए, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। जबकि जो 4 लाख लोग जिनकी डेथ हुई है, अगर उनको जो कोरोना में जिनकी डेथ हुई है उनको अगर 4 लाख कंपनसेशन दिया जाए, तब भी वो 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं आता। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया और 7-8 करोड़ का पैकेज दे दिया, लेकिन जब ग्राउंड पे आता है, जब जनता को फायदा पहुंचना होता है, तो वहां पे जब पब्लिक को फायदा पहुंचना होता है या पुलिस कर्मियों की सैलरी बढ़नी होती है, उनका डीए बढ़ना होता है,
वहां पे वो नहीं दिख रहा। वहां पे लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, फीस महंगी हो रही है, इलाज महंगा हो रहा है, सब चीजें जो है वो बढ़ रही है और जनता को भला नहीं हो तकी रहा। साहब, मैं आपके पास आता हूं आपको एक और जानकारी देते हुए। मैं चल रहा हूं, हमारे साथ दिलीप हैं, एक नौजवान हैं हमारे साथ। 3,000 रुपये गर्मी और ठंडी के वर्दी बनवाने के लिए मिलता है। आप जरा सोचिएगा, आप लोग, विवेक जी, तकी साहब, आप लोग सोचिएगा, राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं आप लोग, और भाजपा के जो लोग यहां पे जवाब नहीं देना चाहते हैं वो अपने घरों में बैठ के सोच लेंगे जरा, और आपकी सरकार, आपके नेता वो भी सोचें। आप लोग इसलिए नहीं जवाब देना चाहते हो कि आप लोग के तो 3,000 रुपए में 3 दिन ड्राई क्लीन में कपड़े जाते होंगे। 3,000 रुपए में गर्मी के और ठंडी के वर्दी बनवाने के लिए इनको दिया जा रहा है। 3,000 में कौन सी वर्दी बनती है भाई? मैं आ रहा हूं आपके पास, दिलीप जी। जी आप बताइए, ये 3,000 में वर्दी कैसे बनेगी? और दूसरी एक बात और मैं आपसे, आपके मन की बात जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये राजनीतिक लोगों को छोड़िए आप, आखिर पुलिस के जवानों के मन में भी तो कोई ना कोई एक बात आती होगी कि हमारा दुख क्यों नहीं दूर हो रहा, या हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? सबकी सुनी जाती हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही? जी बताइए। दिलीप, आप मेरा कैमरा ऑन कर सकते हैं, मैं कैमरे पे हूं। जी जी दिलीप, आवाज आ रही है आप तक? दिलीप, आवाज आ रही है आपको? चलिए, मैं यही सवाल लेकर के, कंट्रोल रूम जरा चेक करिए इनका, जो है हमारे साथी जो हैं, क्यों नहीं आवाज जा पा रही है। ये सवाल विवेक जी से है मेरा, यही। जी मैं आपको देखिए सर एक बात बताना चाहता हूं। जिस तरह से बात भत्ते बढ़ाने की या सैलरी बढ़ाने की, तनख्वाह बढ़ाने की होती है, तो आपको याद होगा कि जब कोविड का लॉकडाउन लगना था उसके जस्ट पहले किस प्रकार से सांसदों का भत्ता बढ़ाया गया था, और उत्तर प्रदेश में विधायकों का हवाई भत्ता बढ़ाया गया जब योगी जी की सरकार आई। 7 अगस्त 2018 की खबर आई। और सबसे बड़ी बात, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला जो लिया गया था, उसमें हर माह 1.95 लाख रुपए जो वेतन उनको मिल रहा है, उसमें रेल कूपन भत्ता सालाना 3.25 लाख से बढ़ाकर 4.25 लाख रुपए कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी राज्य विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदस्यों की हुई थी। और सबसे बड़ी बात समझने वाली यह है कि उत्तर प्रदेश के विधायकों, मंत्रियों को उनके मूल वेतन पर कोई आयकर नहीं देना होता है, क्योंकि उनका वेतन आयकर की सीमा में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात और समझिए, दोनों सदस्यों का जबकि मूल वेतन 25,000 रुपए प्रति माह है, विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 50,000 रुपए प्रति माह। कितनी बार क्षेत्र में विधायक जाते हैं, कोविड काल में सबने देखा ही है। चिकित्सा भत्ता 30,000 रुपए प्रति माह विधायक को मिलता है। और इसी के क्रम में सचिव भत्ता भी 20,000 रुपए मिलता है। विधायक को यात्रा करने के लिए सालाना 4.25 लाख रुपए का रेल यात्रा कूपन भत्ता मिलता है। 4.25 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के, अगर मैं बोलूं 75 विधायक भी, 76 विधायक भी हो, तो आप जिम्मेदारी से देख सकते हैं कि कोविड काल में कितने विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय थे और कितने विधायक सक्रियता के साथ अपने जिम्मेदारी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। विधायक को प्रतिमाह 25,000 रुपए की धनराशि निजी वाहन के डीजल पेट्रोल के लिए मिलती है। अब बताइए, निजी वाहन के लिए, सरकारी वाहन अलग इस्तेमाल होता है सर, और 25,000 रुपए की धनराशि निजी वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल के लिए मिलती है। लेकिन इन पुलिस वालों को मात्र 200 रुपए, 100 रुपए तेल पहुंच चुका है, 200 रुपए मिलता है साइकिल भत्ता पेट्रोलिंग करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इन पुलिस वालों को तेल मिलता कहां से है? वो तेल की धनराशि कहां से आती है? अगर ये काम करे तो सस्पेंड, ना करे तो सस्पेंड। ये कौन सी नौकरी है सर? ऐसी ये पहले, मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रचलन न शुरू हो जाए कहीं इस्तीफों का इस तरह से। अगर महंगाई बढ़ती रही तो कोई अपने परिवार को मार के तो नौकरी नहीं करेगा ना। और आप एक आदर्शवादिता का समीकरण स्थापित करने का प्रयास करते हैं केवल देशभक्ति के नाम पे, आप अपनी जिम्मेदारी के नाम पे, अनुशासन के नाम पे। ये अनुशासन, ये जिम्मेदारियां इन नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों पे क्यों नहीं लागू होती है? मैं तो पूछना चाहता हूं इस मंच से, उत्तर प्रदेश पुलिस के जिम्मेदारों से। ये जितने भत्ते आपने बताए,
इसमें 4-6 भत्ते और बढ़ जाएंगे, उनके नहीं कम होने वाले। अभी तो ये सिपाही 1500 रुपए समिति दैनिक भत्ते समिति बैठकों के लिए। और सुनिए, इसके इसी क्रम में विधायक निधि के रूप में 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ रुपए, मोबाइल खर्च के लिए 6,00,000 रुपए प्रति माह, मुफ्त सरकारी आवास, रियायती दर पे खाने पीने का खर्चा अलग। मतलब आप समझ लीजिए कि वाहवाही है, एजुकेशन से लेकर के जिम्मेदारियों के नाम पे विधायक पूरा करकट। लेकिन अगर पुलिस की बात आती है, संस्थाओं की बात आती है, तो वहां पे नवीनीकरण का कोई हिसाब किताब मैं नहीं। आपके पास आ रहा हूं, एक साथी हमारे साथ फोन पे जुड़े हुए हैं, मैं आप ही की बात बढ़ाते हुए अभी तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति आ रही है, मैं तो खुले दिल से स्वागत कर रहा हूं उसका, लेकिन उसमें यह जरूर होना चाहिए, आप लोग, आप तकी साहब और आप दोनों काउंटिंग करिएगा, मेरे पास तो काउंटिंग आ गई है कि कितने प्रदेश में विधायक ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। पहले तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाए और उसके बाद 2022 में टिकट न दें। ये सारे कानून राम खेलावन के लिए और मुकीम के लिए बन रहे हैं। उनके बच्चे नहीं पैदा हो, 2 से पे कंट्रोल करो, होना चाहिए, लेकिन यही एमएलए और एमपी साहब के लिए भी होना चाहिए, यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए भी होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अभी इसमें बात ही नहीं कर सकते, लेकिन बाकी एमपी एमएलए की बात, एमपी एमएलए के लिए भी ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं भाई? अभी तो यही दिक्कत होगी, ये पुलिस की भर्ती में दिक्कत होगी। चलिए, मैं एक साथी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलता हूं। उत्तर प्रदेश, विवेक जी, मैं फोन लाइन पे एक लाइन बस पूरी कर दूं मैं। हाँ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि 2485 बच्चे जिनकी हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई है, उन बच्चों को अगर ये 2485 थानों में केवल एक बच्चे को भी अगर कहीं तैनात कर देते तो कानून व्यवस्था शायद दुरुस्त दिखाई देती। अब तो ये आलम हो चुका है कि पत्रकारों को जमीन पे शराब माफिया पटक के पीट रहे हैं पुलिस के सामने दिन दहाड़े। आज फिर एक वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, हमारे साथ एक फोन लाइन पे एक साथी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं जी। आपके पास आने के साथ साथ मैं एक सवाल भी ले रहा हूं कि जो मेरी जानकारी में है वो 188 रुपए आप लोगों को वर्दी धुलाई का महीने का मिलता है। तो ये जरा बताइए, प्रदेश भर के लोग जाने और सरकार में बैठे लोग जाने और विपक्ष वाले भी जाने कि 188 रुपए में वो धोबी कौन सा है जो आप लोगों का कपड़ा पूरे महीने धुल करके दे सकता है, पहली बात। दूसरा, 1500 रुपया, जो मेरी जानकारी है, गलत होऊंगा तो आप लोग कहीं भी रोक करके करेक्ट करिएगा, 1500 रुपया भोजन के लिए भत्ता है, यानी 50 रुपया रोज, यानी 25 रुपया एक वक्त का। वो कैंटीन सरकार जिलों में बताए जो खुलवाई है कि 25 रुपए का खाना खा करके और पूरे दिन लाठी लेकर के अपराधियों का पीछा करने वाली स्कॉटलैंड यार्ड, वो 25 रुपए का भोजन कहां से मिलेगा? एक वक्त का भोजन। मेरी गणित तो यही कहती है, बाकी आप लोग भी जोड़िएगा जी। आप बताइए, फोन पे जुड़े हैं आप हमारे साथ, बताइए। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और कोई लाइन पे है? हाँ चित्रांशी जी, मैं, हाँ आप ही बोलिए विजेंद्र जी, बोलिए। बात यह है कि इन समस्याओं के साथ साथ बहुत बड़ी विकट समस्या पुलिस विभाग की यह है कि जैसे बलिया में एक कांस्टेबल थे कामेश्वर सिंह, उनकी माता जी का देहांत हो गया था और वो 14 दिन के सीएल अवकाश पर गए थे और राज्यपाल महोदय के अनुसार कर्मचारियों को जीएच मिलता है। वो जीएच काट करके जब आए तो जीएच के बजाय उसकी रपट लिख दी गई और उसको जो है इन्होंने 5 दिन की दलील दे दी। अब पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या HIPP/SC 4-5-69-1892 द्वारा IR परेड माफ किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है कि परेड जो है 26 वर्ष की सेवा, 45 वर्ष की आयु होने पर कर्मचारी की परेड माफ कर दी गई है। पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश है, शासनादेश भी है, लेकिन इतने संवेदनहीन पुलिस अधीक्षक बलिया है कि उसको 5 दिन की दलील दे दी। कामेश्वर सिंह की उम्र 52 वर्ष हो गई है और इसके साथ साथ उनकी 33 वर्ष सेवा हो गई है। तो ये लोग जीएच नहीं देते हैं, छुट्टियां नहीं देते हैं और जब कर्मचारी सरकारी राज्यपाल के आदेश से काट के आता है तो उसको दंडित करते हैं।
इसी तरह से योगेंद्र नारायण मुख्य सचिव का शासनादेश है 2432 99 1 98 15 98 सतर्कता अनुभाग 4 24 दिसंबर 98 पर निर्देश दिया गया है। कर्मचारी अपनी समस्या को परिवार प्रस्तुत कर शासन के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, न्यायिक संस्था के समक्ष अपना परिवार प्रस्तुत कर सकता, अपनी बात रख सकता है। और कोई भी न्यायिक संस्था हो, जैसे कि आपका चैनल ही है, यहाँ पे कर्मचारियों ने समस्याएं अपनी रखी हैं, तो ये पुलिस अधिकारी जो है इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हैं जो असंवैधानिक है, नागरिक अधिकारों का हनन होता है। पर ये अधिकारी अपने पद पावर का दुरुपयोग करते हुए शासनादेश के विपरीत, नियमों के विपरीत कर्मचारियों को दंडित करते हैं, सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं। इस कार्रवाई पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि ये सरकार अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, इस पर तत्काल रोक लगाए। धन्यवाद। ठीक है ब्रिजेंद्र जी, देखिए दो बातें हैं इसमें। आपने बताया 52 वर्ष की अवस्था है और उनको जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। दो चीजें, गलत जो हो रहा है अधिकारी कर रहे हैं गलत, इन गलतियों पर पर्दा डालने का काम। अभी मैं बताऊं, उन्नाव में एक पत्रकार की पिटाई की एक सीडीओ साहब ने, आईएएस अधिकारी, 2 दिन तक लगातार उन पर, सीडीओ पर, आईएएस पर एफआईआर करवाने के लिए मांग होती रही, कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में मैनेजमेंट, लखनऊ से लेकर उन्नाव तक के जितने मैनेजमेंट गुरु थे, सभी मैनेजमेंट गुरु ने काम करना शुरू किया और सीडीओ साहब के हाथ से उस पत्रकार ने मिठाई खा ली। तो एक तो ये भी एक संकट है कि अधिकारी अब कुछ भी कर दे, अंदर आवाज उठाने से पहले सिस्टम में ही कुछ मैनेजर मैनेज करवाने लगते हैं। तो ये मैनेजर भी जो है ना विभाग के भीतर, वो मैनेजर भी सत्र का काम करते हैं। हाँ, विवेक पांडे कुछ कहना चाहते हैं। ऑडियो खोलिए विवेक जी, ऑडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए। उस प्रकरण को सर आपने बहुत अच्छा याद दिलाया है। ये जो भाजपा आज ये राजनीतिक एक नई परंपरा शुरू कर रही है, मिठाई खिलाना, पहले कूटना फिर मिठाई खिलाना, वो दिन दूर नहीं। अगर इसी परंपरा का अनुसरण ये लोग करते रहेंगे और पूर्वाग्रह की राजनीति में लीन रहेंगे तो इनके विधायक सांसदों को भी लोग सड़क पे चप्पल से कूटेंगे, पीटेंगे और उसके बाद मिठाई खिला के फोटो खिंचवा देंगे। पुलिस के कानून व्यवस्था की, आईपीसी, सीआरपीसी की मुझे लगता है धाराओं को हटा करके अब केवल सबको धार्मिक ग्रंथ पकड़ा दिए जाने चाहिए कि उन्हीं का अनुसरण किया जाए। ये सरकार जिस तरह से कानून व्यवस्था को मजाक बना रही है, आप सोचिए उत्तर प्रदेश में पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने एक लाइव डिबेट में ये स्वीकार किया था, इस बात को स्वीकार किया था कि फोर्स की कमी है। और आधे से ज्यादा मान के चलिए, हर समय आप किसी पुलिस लाइन में चले जाइए, आपको 400-500 लोग वहां पे निलंबित मिलेंगे, पुलिस लाइन हाजिर मिलेंगे, लाइन हाजिर मिलेंगे। मतलब इतनी संकीर्ण मानसिकता के अधिकारी हैं कि सुधार पे काम ही नहीं करना चाहते। और मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके कि आधुनिक परिवेश में एक से एक पढ़े लिखे वही अधिकारी जो आईएएस, पीसीएस, सिविल की तैयारी करते हैं, उनके पास एक मौका होता है कि अपने जीवन में बदलाव कर सके, एक अच्छी व्यवस्था इस समाज को दे सके। लेकिन अगर इसी तरह की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी तो बहुत दूर नहीं है जब अपराधीकरण इस चरम तक पहुंच जाएगा कि अधिकारियों के घरों में लोग घुस करके इसी तरह के अपराध कर देंगे। ये जो आज अपने आप को 4 पुलिसकर्मियों के बीच में सुरक्षित समझते हैं, ये इनके लिए एक गंभीर खतरा है। विवेक, ये चुनौती है पूरे प्रदेश के सामने। मैं आ रहा हूं, एक सिपाही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास फोन पर जुड़े हैं, उनके पास चल रहा हूं। लेकिन आपकी बात में मैं एक बात जोड़ दूं, पुलिस लाइन में 400 सिपाही सस्पेंड है, मैं उसको एक शर्त पे स्वीकार कर लूंगा कि आप जिले में 10 आईपीएस सस्पेंड दिखा दो, प्रदेश में पूरे। आखिरकार हर कसूर का उत्तर प्रदेश में बुरा को अच्छा हो गया तो प्रदेश के मुखिया ने किया, बुरा हो गया तो जो प्रदेश के मुखिया के दफ्तर के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर के राम खिलावन पानी का गिलास ले जाते हैं, कसूर उनका है? जिले में दिक्कत हो गई तो कांस्टेबल एसआई की गलती है, सस्पेंड कर दो। कप्तान की, मतलब आईएएस, आईपीएस और प्रदेश के हुक्मरानों की और सरकार की कभी गलती नहीं होती है। यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में इजाद हो चुका है। मैं चल रहा हूं, फोन लाइन पर हमारे साथ एक सिपाही जुड़े हुए हैं। जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, आ रही है। एक मिनट ये कह रहा हूं कि पुलिस कर्मियों को ये सस्पेंड जो कर रहे हैं, तो पुलिस अधिनियम 1861 लेख नंबर 194
चित्रंजन घोष बनाम IGPS पर लिखा है कि निलंबित व्यक्ति को दैनिक हाजिरी देने के लिए बात नहीं किया जाता है। और शरीफुल हुसैन बनाम स्टेट ऑफ आसाम में लिखा है कि निलंबित व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए पुलिस लाइन को छोड़ना कर्तव्य की उपेक्षा भंग के समान नहीं है। तो इनको उनके घर भेज दीजिए जो जाकर के अपनी वंशावली बढ़ाएं, अपने बच्चे पैदा करें, अपना घर द्वार देखें, गाय भैंस देखें। तो कम से कम इनको यहाँ पुलिस लाइन में क्यों रखते हो? अगर पुलिस लाइन में इनसे परेड लगेगी, खिताब पालन जाएंगे, पूरा वेतन दो। और ये भी नियम है, निलंबित को ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये 1-1 साल तक निलंबित रखते हैं। इन्होंने तो ब्रजेंद्र जी आपके एक अनुज उत्तर प्रदेश पुलिस के एक नौजवान सिपाही हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनकी बात सुनिए जी, बोलिए आप। हाँ सर, आज परिचर्चा में शामिल सभी लोगों को नमस्कार। और बात जब सर आज उत्तर प्रदेश पुलिस की हो रही है जी, बोलिए आप, बोलिए। हाँ सर, हाँ। जब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की हो रही है सर, आज तक कितनी बार ये मांग हो चुकी कि हमें ग्रुप सी का समूह ग का कर्मचारी तो माना जाता है, लेकिन हमारा वेतन समूह ग का नहीं है। हमारा वेतन आप जब देखेंगे तो ये समूह घ के वेतन के अनुसार है। और इतनी बार मांग हो चुकी, इतनी बार प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन एक बार भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार बार बार केवल कोरे आश्वासन देती है। 2017 के चुनाव से पहले माननीय योगी आदित्यनाथ ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस सुधार की बात की, उन्होंने वेतन और भत्तों में सुधार की बात की, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। एक भी वेतन पुनरीक्षण हमारा 1979 से अटका हुआ है, जबकि 1979 में ही वेतन पुनरीक्षण का आदेश हुआ था, जो आज तक नहीं हुआ। और भत्ते तो इस तरीके के हैं, आज सत्तावादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं दिख रहा है, लगता है इन लोगों को भागने में ज्यादा की भलाई समझ में आती है। भत्तों का ये हाल है कि 200 रुपए इन्होंने साइकिल भत्ते किए, पेपर में निकला कि साइकिल भत्ता हुआ 2 गुना। जनता के बीच में संदेश तो यही गया कि सिपाही का जो भत्ता था 2 गुना हो गया। उन्हें ये नहीं बताया गया कि 100 से मात्र इस जमाने में जब 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है तो साइकिल भत्ता 200 हो गया। पौष्टिक आहार भत्ता इन्होंने 1100 से 1500 किया, 1050 था, 450 बढ़ाया, तो पेपर में निकला सरकारी खजाने में पड़ा बोझ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा था, करीब 1 अरब रुपए कम से कम खर्च हुए होंगे, ये बोझ नहीं पड़ा जनता पे। लेकिन जैसे ही अभी डीए जिस दिन हम लोगों का रिलीज होगा उस दिन आएगा कि सरकारी खजाने पर फला इतने 1000 करोड़ का पड़ा बोझ। यानी मीडिया भी, ये मीडिया की गलती है कि हमारा जब हक मिलता है तो उसे बोझ बताते हैं सरकार के, और जब वही सरकार दिखावे पे खर्च करती है, उद्घाटन पे, अरे ऑनलाइन उद्घाटन हो सकता था रुद्राक्ष कन्वोकेशन सेंटर का, हर चीज सारे खर्चे बचाए जा सकते थे, जरूरी नहीं था इतना दिखावे का। लेकिन नहीं, ये बोझ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर कर्मचारी को उसका हक मिलता है, उसकी मेहनत का पैसा दिया जाता है, वो बोझ होता है। आपको जोड़ने से एक बहुत बड़ा लाभ, आपने जो मुद्दा, जो बिंदु छूटा रहा था, उस बिंदु को उठाया। इस बिंदु को के उठाने पे आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं खुद कहता हूं, अगर जो चीजें जो इस समय देश में या प्रदेश में, कंट्रोल रूम म्यूट करिए किसी की आवाज, जो भी इस समय देश प्रदेश में हालात हो रहे हैं, इन हालात के बिगड़ने में एक बड़ा योगदान मैं कह रहा हूं मीडिया का है, बड़ा योगदान मीडिया का है। आवाज नहीं आ रही है, हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कंट्रोल रूम म्यूट करिए भाई, आप एक बार सबका म्यूट करिए। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा था, जो अभी बात आई हमारे साथी ने कही, मीडिया का रोल यही तो, सरकार, मीडिया सब मिलकर के हेडलाइन मैनेजमेंट, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उस उदाहरण को मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा प्रदेश सुन ले। 2 गुना भत्ता किया गया था साइकिल का, हेडलाइन में बड़ा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा जब, तो आपको लगा होगा कि 1 लाख रुपए साइकिल भत्ता पा रहा था सिपाही, 2 लाख हो गया। 100 रुपए पा रहा था और 200 रुपया हुआ है। इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएगा इस प्रदेश का सिपाही? यह एहसान कैसे चुकाएगा सरकार का? और दूसरी बात, जो हेडलाइन में बोझ लिखने वाले लोग हैं, मैं अपने मीडिया के लोगों से भी कहता हूं कि सरकार पर बोझ बड़ा खजाने पे,
सरकार खेत बेच के वो खजाना नहीं लाई है, वो इस प्रदेश के, इस देश के एक एक आदमी के जेब से निकला हुआ पैसा है। इस प्रदेश के एक एक आदमी के खून पसीने की कमाई से निकला हुआ पैसा है, उसके टैक्स का पैसा है। सरकार अगर इस प्रदेश के किसी कर्मचारी को, किसी जवान को, किसी किसान को कोई पैसा दे रही है, कोई फंड दे रही है, कोई भत्ता दे रही है, कोई सैलरी दे रही है, तो उस पर एहसान नहीं कर रही है। और अगर जवान मांग रहा है, कम कुछ है, वो कमी भरपाई करने को मांग रहा है, तो अपना हक मांग रहा है, ये सरकार बोझ नहीं। इसलिए हेडलाइन मैनेजमेंट करने वालों, मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि हेडलाइन मैनेजमेंट करने की सरकारी पत्रकारिता मत करिए, जन सरोकारी पत्रकारिता कीजिए। ये 3 लाख जवानों की बात करिए। जी तकी साहब, आप कुछ कर रहे हैं? ये कह रहा था कि ये सरकार दुनिया की या भारत की पहली ऐसी सरकार है जो लगातार हर चीज का रेट बढ़ा रही है, उसके बाद भी घाटे में चल रही है। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, रेलवे का किराया बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किराया बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है। आप बताइए कहाँ कमी हो रही है? हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, पैसा निकाला जा रहा है, कॉर्पोरेट को लोन जो है माफ किया जा रहा है, फिर भी सरकार घाटे में चल रही है। इतना सब पैसा जा कहाँ रहा है? जब इतना सब उगाही हो रही है, वो कहाँ जा रहा है? सरकार घाटे में चल रही है। इसकी विवेचना होनी चाहिए ना। जब से बीजेपी सरकार आई है 7 साल से, हेडलाइन मैनेजमेंट में जा रहा होगा, हेडलाइन मैनेजमेंट में हो सकता है जा रहा हो। चुनाव में फटाफट पैसा खर्चा हो जाता है, विधायक खरीद लिए जाते हैं, गठजोड़ हो जाता है, सरकार गिरा दी, सरकार बना दी जाती है। तो इतना करोड़ों रुपया सरकार उगा रही है जनता से, वो कहाँ जा रहा है? हर चीज में टोल टैक्स बढ़ गया, आपने नंबर प्लेट बदल डाली, आपने गैस के रेट बढ़ा दिया, आपने कहाँ नहीं रेट बढ़ाया आपने। और यूनिवर्सिटीज में जो जहाँ पे एग्जाम नहीं हुए बच्चों, जहाँ पे बच्चों एग्जाम नहीं हुए, बच्चे जो पास कर लिए गए एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में, उसकी फीस भी सरकार ने पूरी ली। और 10,000 रुपए सेमेस्टर फीस थी और एग्जाम के बिना प्रमोट कर दिया, या 10,000 सेमेस्टर फीस दी गई, उसमें सरकार ने डिस्काउंट नहीं दिया। तो सरकार, आप एक एक पॉइंट पे देखिए, दूध का रेट बढ़ रहा है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है, फिर भी सरकार घाटे में। तकी साहब, एक उत्तर प्रदेश का एक और नौजवान साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही हमारे साथ हैं, उनको भी सुनिए। जी, आवाज आ रही है आप तक? आ रही सर, आ रही है। बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखिए, जो भी दिल की अपनी बात है सब रखिए। पहली बात तो ये सर कि जो विवेक सर द्वारा, आपके द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे विभाग में मेरा सर एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन सर ये है कि जिस दिन हमारे विभाग में 2 पद ऐसे हैं, अगर ये सुधर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी पुलिस विभाग सुधर जाएगी। पहला तो ये है कि जो एसओ इंस्पेक्टर पोस्ट है, ये अपनी खाली कुर्सी की मोह माया छोड़ दे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे विभाग की आधी समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए कि अगर मैं कोई भी प्रदर्शन कचहरी कहीं भी करता हूँ, अगर पूंजी को बटोरता हूँ, तो पहले मुझको यही लोग उठाने आएंगे, सार कोतवाल से लेके मेरे साथी मुझको उठाने आएंगे। हाँ। पहली समस्या। दूसरी समस्या, थाने पे कारखास होते हैं, जो थाने के एसओ इंस्पेक्टर की प्री होते हैं, वो खाली उनका काम होता है कि फला सिपाही क्या कर रहा है, फला सिपाही क्या कर रहा है। उनका दिन रात यही काम होता है कि क्या करता है। अगर जिस दिन ये बंद हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे ऐसा मजबूत विभाग कोई विभाग नहीं रहेगा। मगर यहाँ सिर्फ अपने ये पड़ा है कि हमारी सीट, हमारी जो है कुर्सी छीने ना, लाख घटना, लाख सिपाही मरे, लाख कोई कुछ घटना हो, मतलब घटना होगी तो नुकसान सिपाही का होना है, फिर सिपाही का। तो जिस दिन से ये अपनी कुर्सी का मोहमाया छोड़ देंगे, पुलिस में यूनियन बन जाएगी, उस दिन मैं समझता हूँ कि हमारी आधी समस्या ऐसे ही दूर हो जाएगी। और दूसरी समस्या सर, तीसरी समस्या कि बॉर्डर स्कीम। बॉर्डर स्कीम हमारे घर पे मान लीजिए कोई कैजुअलिटी होती है, माँ बाप भाई बहन कैजुअलिटी होती है, तो हमारे पहले छुट्टी लेना परेशानी, छुट्टी मिल जाती है तो घर है दूर, दिमाग आ रहे सोचते सोचते पहुंचते, रात में कोई कैजुअलिटी जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, समाज की एक कैजुअलिटी। और चौथी समस्या सर, वेतन विसंगति। 5वीं समस्या सर, आवास की। आप दिन ब दिन भर्ती किए जा रहे हैं पुलिस विभाग में, 50,000, 10,000, 20,000। अरे कम से कम कुछ थाने को भवन भी देख लीजिए, पुलिस लाइन की स्थिति भी देख लीजिए। आप चले आइए बलिया पुलिस लाइन में एक बार, घूम घूम के एक एक कोना देख लीजिए कि कैसे यहाँ के पुलिसकर्मी रह रहे हैं।
एक है थाना दुबहर जनपद बलिया में। हाँ। मैं खाली आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि खाली वहां पर जाके मेज की स्थिति देख ले कि मेज कैसा रहता है। रात में तुम्हें सांप, कछुए, छिपकली, बिच्छी घूमते हैं। बस आप लोगों से निवेदन है, मेरी और समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ एक बलिया के थाने नहीं, तमाम पुलिस लाइन मैंने एक दिन तस्वीरें दिखाई थी। पानी, बारिश हुई थी और पानी भरा हुआ, फोल्डिंग चारपाई पानी के भीतर रखी हुई, ये तमाम पुलिस लाइन। मैंने तो यहाँ पे इसी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बैठने को तैयार नहीं है। मैंने कहा था कि हर जिले में जो विधायक है और सांसद, और हर जगह पे एक जो है प्रभारी मंत्री भी बनाए गए हैं इस सरकार में। ये प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद एक एक रात अपने अपने जो है जिले के थाने में काटें और पुलिस लाइन में काटें, बिना लाव लश्कर के, वहीं खाना खाएं और जैसे सिपाही सोता है वैसे ही सो जाएं। अभी अपने आप सब समझ में आ जाएगा। जी तकी साहब। मैं आप सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं, इतने सिपाही भाई जो बात सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी, मैंने सारी बातें आपकी लिखी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस डिबेट का हिस्सा बनाया। सारे पॉइंट मैंने लिख लिए हैं, वो सारे पॉइंट जो है मैं अपने वरिष्ठ लोगों को दूंगा। और मैं वादा करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो है पूरी कोशिश करेगी, अगर सत्ता में आए या ना भी आए, तब पर भी इस आवाज को उठाने में और जितने भी सिपाही उनको अधिकार देने में हम पूरी कोशिश करेंगे। और जहां भी हमारे सिपाही भाई जो भी आवाज उठाएंगे, जो भी प्रदर्शन करेंगे, हम उस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे, उनके साथ खड़े होंगे। हम चाहते हैं हमारे सिपाहियों को सबसे अच्छी सुख सुविधाएं मिले, उनको भत्ता अच्छा मिले, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, उनके बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल हो, अच्छे स्कूल हो, यहाँ तक का इंतजाम किया जाए ताकि ज्यादा लोगों को जो है इंगेज किया जा सके, ज्यादा और नौकरियां उत्पन्न की जा सके और सिपाहियों को अच्छी से अच्छी तनख्वाह, अच्छे से भत्ता और अच्छे से सुख सुविधाएं दी जा सके और उनके जीवन की सुरक्षा भी की जा सके, उनके परिवार के जीवन की सुरक्षा की जा सके। सबके लिए हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और आवाज भी उठाते रहेंगे। और अगर भगवान ने चाहा, सबका साथ रहा और अगर जनता ने चाहा, आम आदमी पार्टी सरकार आई, तब तक हम और भी अच्छा काम करेंगे। नहीं तकी साहब, ये एक अच्छी बात सिर्फ एक मुझे ये लगी कि सरकार में आने पर तो किस्मत बदल देंगे, स्वर्णिम युग आ जाएगा, वो तो सभी कहते हैं। सरकार में न होने पर भी अगर आप किसी की आवाज को मजबूत करने का काम करते हैं तो स्वागत योग्य है। जो सच है, सच के साथ खड़े होना फर्ज है किसी भी राजनीतिक दल का और किसी भी आम इंसान का। कम से कम कुछ नहीं तो घर में बैठ करके अगर कोई जायज अपनी मांग कर रहा है तो नैतिक समर्थन तो दे ही सकता है आदमी। हाँ, हमारे साथ एक और साथी फोन लाइन पे हैं, उनकी हम बात सुन लेते हैं, फिर हम शो को खत्म करेंगे। उनकी बात सुन लेते हैं। जी बोलिए। जी मैं आवाज आपको आ रही है सर? हाँ आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अभी सर आपसे बात हुई थी एक बार, मैं फिर आग्रह किया था कि उनको दोबारा जोड़ा जाए। हम सर एक पहले हमारी और समस्याएं सुन लिया जाए। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। समस्या ये कि आवास की, जिस पैसे में हमको आवास मिल रहा है, जितना हमको आवास का भत्ता मिलता है, उतने में शायद हमें ना ही कहीं कोई रूम मिलेगा, ना ही कोई। और उसके बाद आहार की समस्या है। 1500 मिलता है हमें भत्ता खाने पीने की। अब आप एक हमको ऐसा होटल बता दीजिए कि जहां हम खाएं इतने कम पैसे में, और वजह भी। मैं आपकी बात आ गई। मैंने इस विषय को उठाया था, मैं तकी साहब के पास भी और विवेक जी के पास भी ये सवाल लेके गया था और अभी फाइनल कमेंट फिर विवेक जी से इसी पे ले रहा हूं। मैंने यही तो पूछा था कि 25 रुपए में, सरकार से ही पूछा था कि बता दें, यहां पे नहीं बता रहे, अपने घर में सोच लें कि 25 रुपए में कहां से पौष्टिक आहार खिलाएंगे और 188 रुपए में कहां से वर्दी धुलवा देंगे महीने भर। विवेक जी। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस सुधार एक मेरा व्यक्तिगत विषय रहा है, जिसमें मैं 2019 से लगा हूं, सितंबर से लगातार। राजनीतिक पटल से जब मैं नहीं जुड़ा था तो भी, और राजनीतिक पटल से आज मैं जुड़ा हूं तो भी, ये मेरे एजेंडे का है, व्यक्तिगत विषय है, ये मेरा व्यक्तिगत एक ऐच्छिक जिसको कहते हैं सर, कि ये वो मुहिम है मेरी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सरकारें अगर राज्य कर्मचारियों के भत्ते या वेतन मान के संबंध में आर्थिक संकट का, चलिए मान लेते हैं, सामना कर भी रही है, और मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न आप उठाइएगा अपने माध्यम से भी, तो
क्यों नहीं अपने राजनीतिक दलों के चंदों से इसका भुगतान कर देती? हजारों करोड़ के प्रसार प्रचार पे पैसे खर्च हो रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त में पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे जिम्मेदार संस्था है इस पूरे प्रदेश की, क्या केवल चंदे लड़ने, चुनाव लड़ने और प्रचार प्रसार के साथ दूसरे दलों के विधायकों को खरीदने के लिए होते हैं? पहली बात। दूसरी बात पे मैं आ जाऊं, मैं तकी भाई को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। यहां निवेदन किया था तो उन्होंने इस विषय पे ट्वीट किया है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वक्तव्य आया है, तो एक राजनीतिक शिष्टाचार के कारण मैं आपको ये चीज आपके संज्ञान में डाल रहा हूं। और भारतीय किसान यूनियन का भी इस पे सकारात्मक ट्वीट आया है। तो जय जवान जय किसान की परंपरा इस देश में जो थी उसको इन्होंने बराबर आगे बढ़ाने का एक सकारात्मक जो कदम बढ़ाया है उसका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये हमारा एक सामाजिक विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है सर। और मैं आह्वान करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से हर उस बुद्धिजीवी से जो उत्तर प्रदेश का निवासी है चाहे नहीं है, कि आप आइए और लाखों परिवारों के उत्थान के लिए मेरी आवाज की आवाज बनिए। और निवेदन करता हूं मैं लाखों पुलिस कर्मियों से भी कि यूसी न्यूज की इस डिबेट को, इस मुहिम को आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, क्योंकि आज केवल और केवल एकमात्र साधन आपके पास है तो वो शायद ये मंच है जिसके माध्यम से आप विधि पूर्वक, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, विधि पूर्वक अनुमोदन सरकार के सामने आप कर सकते हैं, वरना ये अधिकारी तो इसको भी उद्दंडता अनुशासनहीनता की परिधि में ला देते कलम चलाकर। और निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को अगर अपने राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से देखनी हो तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बॉर्डर स्कीम हटा दें, आपके एनसीआरबी के आंकड़ों में कमी आ जाएगी। 2486 बच्चों को ज्वाइनिंग दे तत्काल, पीएससी वालों का जो मेडिकल लंबित पड़ा हुआ है उनका मेडिकल करा के उनको ज्वाइनिंग दी जाए। और साथ ही एक सकारात्मक कदम बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक परिवार का, एक ब्राह्मण परिवार या एक परिवार की बसने का कारण भी राज्य सरकारों का दायित्व होता है, एक सुशासित परिवार का। तो जो पुलिसकर्मी कम से कम पुलिस विभाग में महिला पुलिसकर्मी या पति पत्नी अलग अलग जगह पे पोस्टेड है, उनको कम से कम एक स्थान पे तैनाती दी जाए कि कम से कम वो तो अपना घर सुचारू रूप से चला सके। और पुलिसकर्मियों को 100 किलोमीटर के दायरे में लाइए आप। जो पुलिसकर्मी आपको अनुशासनहीन, रिश्वत लेते हुए या किसी अपराध में, भ्रष्टाचार में कारित हुए, उनको भेजिए 300 किलोमीटर। एक संदेश भी जाएगा। एक सकारात्मक बॉर्डर स्कीम को लागू करिए ना, ताकि लोगों के अंदर भी एक भय रहे कि 300 किलोमीटर अभी किसी जांच के दायरे में आएंगे, 300 किलोमीटर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सरकार को सलाह देते हैं, लेकिन यहां तो सर मौन धारण करके बैठे हुए हैं, जिससे ऊपरी स्तर के भ्रष्टाचारों पर आवाज न उठे, इसलिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर दूर से बुला करके इन्होंने अपनी बटालियन बना रखी है, ताकि कोई सिपाही आवाज ना उठाए, वरना उसको 200 किलोमीटर और आगे सरका दिया जाएगा। तो इस विभागीय भ्रष्टाचार का संज्ञान लेते हुए निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश में है, जाने से पहले कम से कम इस पीड़ा को सुनते हुए इन बच्चों के लिए, परिवारों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के कम से कम आप एक सकारात्मक निर्देश देते जाइए, सकारात्मक कदम उठाते जाइए। पैसा है सरकार के पास, ऐसा नहीं है। अभी जो बात आई सामने, हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं सर विधायकों की खरीद फरीद में। ऐसे ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि हेलीकॉप्टर भर के पैसा मिल रहा है विधायकों को, आश्वासन दिया जाता है कि आप हमारी पार्टी में आइए, हेलीकॉप्टर भर के पैसा दे देंगे। लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से उन लोग को भी बता देना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के नागरिक है, जो ये डिबेट सुन रहे हैं, आप चाहे किसी भी समाज से आते हो, किसी प्रोफेशन से आते हो, किसी वर्ग से आते हो, लेकिन मत भूलिए जब आप किसी घटना के शिकार होते हैं तो सबसे पहले आप पुलिस के पास ही दौड़ते हैं। और अगर आप पुलिस के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आपको भी पुलिस से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पुलिस एक संवैधानिक व्यवस्था है, पुलिस कोई मजबूरी नहीं है कि पुलिस आपके लिए दौड़े। अगर आप पुलिस के लिए नहीं खड़े हो सकते तो आपके लिए भी पुलिस खड़ी हो, इसकी उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पुलिस तो कभी अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ही नहीं पाती, वो हमेशा दबाव में काम करती है। और जब तक आप अपनी पुलिस को आधुनिक समाज के युक्त आधुनिक पुलिस नहीं बनाएंगे, खुद अपने आधुनिक पुलिस के निर्माण में योगदान नहीं देंगे, आप किस बात की उम्मीद करते हैं? आजादी भी तो आपने खैरात में पाई है सर, आपने तो आजादी देखी है, लोगों ने तो झेली है। सोचिए विवेक जी, मैं आज इस शो की समाप्ति, आज की समाप्ति के पहले ये बता दूं कि पुलिसकर्मियों के हक की बात करने के लिए हमेशा यूसी न्यूज हर कदम पर आपके हक की बात, आपके जायज मांगों के साथ हर कदम पे खड़ा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं और प्रतिनिधियों, प्रवक्ताओं से निवेदन है कि वो
अगर यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम श्रोता बन के ही मेरी चर्चा में आए, कम से कम कुछ तो तसल्ली होगी आपके प्रदेश के आपके भाइयों को। इन्हीं के बीच में आपको जाना है वोट मांगने के लिए 2-4 महीने बाद। तीसरी बात, अगर मेरी बातें ज्यादा कड़वी हैं, उनमें कड़वाहट आपको ज्यादा लग रहा है, तो मैं इनके हक के लिए कह रहा हूं कि डिबेट में मैं नहीं बैठूंगा, बस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता आ जाया करें, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन आप आइए, बैठिए, इनके हक की बात करिए, इनकी पीड़ा को अपने मुख्यमंत्री, अपने सरकार तक लेकर जाइए और समाधान करवाने के लिए ईमानदार प्रयास करिए। ईमानदार प्रयास तो राजनीतिक लोग हमेशा करते हैं, ईमानदार प्रयास करिए। मैं निवेदन करता हूं कि आप आइए और इनकी बातें सुनिए, और जब तक इनके हक की बात सुनी नहीं जाएगी तब तक आपके कान तक पहुंचाने के लिए, इस हक की बात को और हक के आवाज को आपके कान तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास अनवरत जारी रहेगा। आप बैठेंगे तो बेहतर होगा, कम समय में वो आवाज जहां पहुंचनी है वहां तक पहुंच जाएगी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के राम राज्य की रीढ़ बनेगी। अगर अभी नहीं है तो आगे बनेगी यही। इसलिए आप इनके हक की बात सुने, इनको सुख चैन अमन से जीने भर की सहूलियत मुहैया करवाएं। इसी निवेदन के साथ आज की इस चर्चा पर विराम। नमस्कार।